Morning. In the third lecture of Biomolecule Unit 14, proteins, amino acids, classification of amino acids, classification of protein, fibrous and the globular protein. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमिनो एसिड्स की प्रोटीन के अंदर, और प्रोटीन क्या होते हैं और एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। हम सबको पता है कि प्रोटीन क्या है। मोस्ट अबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल है हमारे पास ऑफ द लिविंग सिस्टम। अगर लिविंग सिस्टम को हम देखें तो लिविंग सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हमारे पास है तो प्रोटीन है। ठीक है, इसके सोर्सेस क्या है? मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट्स, फिशेस, मीट, है ना। ये सब इसके क्या होते हैं और सोर्सेस है। और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है, फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है इसी से बनता है। ठीक है, तो मेन जो कंपोनेंट है मतलब बॉडी बिल्डिंग मटेरियल जो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट है वो प्रोटीन है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन बनता कैसे। तो उसकी जो बेसिक यूनिट है, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द प्रोटीन। तो ऑल द प्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल द प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स वो होते हैं जिसमें एक एमिनो ग्रुप और एक एसिड ग्रुप हो। ठीक है, तो व्हाट अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमरिक चेन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? एमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड, अगर हम एमिनो एसिड को लेके चले तो एमिनो एसिड में हमने कहा गया तो एमिनो एसिड्स कंटेन एमिनो एंड द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। क्या क्या होता है एमिनो एसिड में? एक एमिनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। वो डिपेंड करता है अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप विद द रिस्पेक्टिव कार्बोनिल ग्रुप। किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप पे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। जब हम प्रेफरेंस ऑर्डर देखेंगे तो मेन तो ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब अगर कार्बन जो एमिनो ग्रुप है अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। दूसरा, इसी का अगर हम क्लासिफिकेशन लेके चले, यहाँ पे हमने यहाँ ले लिया कार्बन। अगर हम यहाँ पे कार्बन लेके चल रहे कि यहाँ पे ये सी है, फिर ये सी है, फिर ये सी है और ये हमारा सी ओ ओ एच है, तो हमारा ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है। अगर यहाँ पे NH2 होगा तो इसको बीटा एमिनो एसिड कह देंगे हम लोग। यहाँ नहीं होता, अगर यहाँ होगा इस NH2 ग्रुप तो इसको क्या कहेंगे? गामा एमिनो एसिड कहेंगे। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप और COOH ग्रुप के पोजीशन प्लेस पे के बेस पे हम लोग यहाँ क्लासीफाई करते हैं एमिनो एसिड को। ठीक है, तो एमिनो एसिड को इसलिए हम क्लासीफाई कर रहे हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा एंड सो ऑन। ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स आर ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। लेकिन जब प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें केवल अल्फा एमिनो एसिड मिलता है। और अल्फा एमिनो एसिड मिलता है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो प्रोटीन इज अ किसका पॉलीमर है? अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर है। ठीक है, दे में कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो। समझ में आ गई बात। फिर उसके बाद देखो, ऑल अल्फा एमिनो एसिड्स हैव अ ट्राइबल नेम्स विच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड और दस इट्स सोर्सेस। अगर हम जितने भी ले तो या तो उनका नाम को देखेंगे तो उसके सोर्सेस के बेसिस पे उसका नाम है। ग्लाइसिन इज सो फॉर्म्ड सिंस इट इज स्वीट इन टेस्ट। ग्लाइसिन उसको कहते हैं क्योंकि कैसा होता है? स्वीट होता है। ग्रीक में ग्लाइकोज से उसको बनाया गया है। ट्राइसिन वॉज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम द चीज। ठीक है, ग्रीक में टायरोस मीन्स चीज, तो उसके लिए उसका टायरोसिन नाम रख दिया गया। एमिनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर्स सिंबल्स, समटाइम्स 1 लेटर सिंबल इज आल्सो यूज। तो जनरली अमीनो एसिड को हम कितने 3 लेटर सिंबल से क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। अब उसके कुछ हम नाम देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये कुछ हमारे पास नेचुरल एमिनो एसिड्स है। टेबल 4.2 है हमारे पास। देखो इसको लिखने का तरीका ये, COOH, H, NH2, R, या पे एल्काइल चेन कितनी भी हो सकती है। अल्फा कार्बन पे NH2 है। तो ग्लाइसिन, ठीक है, आर के प्लस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा तो उसको हम ग्लाइसिन कहेंगे। उसको 3 लेटर नंबर GLY, 1 लेटर कोड G है। सेकेंड फिर एलानीन, CH3 आ जाएगा आर के प्लेस पे तो वो ALA से शो करेंगे। वेलिन, CH3 होल टाइस CH आर के प्लेस पे आ जाएगा। और ल्यूसिन में इतना ग्रुप आ जाएगा आर के प्लेस पे। ठीक है, उसको हम शो करेंगे LU और यहाँ शो करेंगे किससे? VAL से। और 1 लेटर में V से, और LU को L से, और ALA को AI से रिप्रेजेंट करते हैं 1 लेटर सिस्टम के अंदर। तो देर आर 20 एमिनो एसिड्स आर हियर। हमारे पास यहाँ पे 20 एमिनो एसिड्स है। उसमें से जहाँ पे स्टार लगाया गया एमिनो एसिड में,
ये सब एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। और जिसमें स्टार नहीं लगाया गया उनको हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन इसी के बेस पे किया था, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो व्हाट आर दे, अब उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, तो आइए क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड में सबसे पहले देखते हैं। हाँ, एमिनो एसिड को हमने क्लासीफाई कर रहे हैं कैसे, दो तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं। एक पहला क्लासिफिकेशन है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप पे एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे इन देयर मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर इक्वल नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स कहेंगे। अगर किसी में एमिनो ग्रुप ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड से तो वो बेसिक हो जाएगा। एंड मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एज कंपेयर टू एमिनो ग्रुप, मेक इट एसिडिक। तो वो कहते हैं कि तीन तरीके के हमारे पास, न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक एमिनो एसिड। अगर दोनों इक्वल है, एसिडिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप, तो वो न्यूट्रल होगा। एमिनो ग्रुप ज़्यादा है, बेसिक होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ज़्यादा है तो एसिडिक होगा। तो पहला क्लासिफिकेशन ये कहलाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन उसके सिंथेसिस के बेस पे, कि वो सिंथेसिस कैसा हो रहा। अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी अगर एमिनो एसिड को सिंथेसाइज कर पा रही है, विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, आर नोन एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहला रहे क्योंकि हमारी बॉडी उसको अपने आप प्रिपेयर कर ले रही है रॉ मटेरियल से, तो हमें उसे किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से लेने की जरूरत नहीं है, तब उसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। बट ऑन द अदर हैंड, दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट आर नोन एज एसेंशियल एमिनो एसिड। लेकिन दूसरा जिसको हम नहीं बना पाते उसको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, उसको हमें डाइट में लेना पड़ेगा थ्रू द सोर्सेस। अब हमारे पास एमिनो एसिड्स कैसा है, तो एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। दीज आर वाटर सॉल्युबल, हाई मेल्टिंग सॉलिड एंड बिहेव लाइक अ सॉल्ट रेदर देन सिंपल एमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितने भी एमिनो एसिड्स है, कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, वाटर सॉल्युबल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, सॉल्ट के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड द बेसिक ग्रुप इन द कंपाउंड। In same molecule, in aqueous solution, the carboxylic group can lose a proton and amino acid group can accept a proton, giving rise to a dipolar ion known as a zeta ion. This is most important. अब देखो ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, तो यहाँ से प्रोटॉन निकल के किसके पास जाएगा, NH2 पे चला जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और यहाँ बन जाएगा C माइनस। तो ये जो डाइपोलर आयन फॉर्म हुआ इन एक्वस सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीटर आयन कहते हैं। ठीक है, और इसके कारण कैसे शो करता है, ये एक एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। कैसे शो कर रहा है, एम्फोटेरिक बिहेवियर कर रहा है। दे रिएक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेस, दोनों के साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप दूसरी बात ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो एक ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी है नेचुरल अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड से ऑप्टिकल एक्टिव है। क्यों है, क्योंकि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे ग्लाइसिन में हमने क्या कहा, यहाँ पे आपका CH3 आ गया, ये आ गया, ये आ गया, C आ गया, यहाँ H है, यहाँ भी H है और यहाँ COOH आ जाएगा आपका। सॉरी, यहाँ CH3 कराओ या NH2 आएगा, NH2। तो यहाँ पे इसको फिर से लिखते रुको। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, NH2 C, फिर यहाँ आ गया COOH, यहाँ आ गया H और यहाँ भी H। क्योंकि यहाँ पे अब देखो ये कार्बन कार्बन नहीं है, इसलिए ग्लाइसिन कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन बाकी सभी जो होते हैं अल्फा अमीनो एसिड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को लेकर चलते हैं। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या पढ़ते हैं हम लोग, पेप्टाइड बॉन्ड। हमने कहा कि प्रोटीन क्या है, द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड से, यानी कई सारे अल्फा अमीनो एसिड आपस में क्या होंगे, बॉन्ड करेंगे। जब वो बॉन्ड होंगे तो कैसे बॉन्ड होंगे, तो देखो COOH इसका NH2 आपस में जब कंबाइंड होंगे तो वहाँ एमाइड लिंकेज फॉर्म होगा। इस एमाइड लिंकेज को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं इसको, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर दो एमिनो एसिड्स कंबाइंड हो रहे हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड। COOH group and NH2 group, the reaction between two molecules of similar or different amino acids proceed through the combination of amino group in one molecule with the carbonyl group of the other. This result in the elimination of water molecule and form the peptide bond CONH linkage. The product of reaction is called dipeptide. अगर दो
एमिनो एसिड कंबाइन हो रहे CONH लिंकेज से, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो गए, सपोज करो कि 3 बॉन्डेड हो गए, अगर वहाँ 3 बॉन्डेड हो गए तो जो यहाँ 3 जो बंधेंगे तो वहाँ पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राईपेप्टाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्राईपेप्टाइड कहेंगे। अगर 4 एमिनो एसिड का बॉन्डेड होगा आपस में थ्रू द एमाइड लिंकेज, तो उसको टेट्रापेप्टाइड कहेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड जैसे 5 हो गए तो पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड। और जब कई सारे एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले जाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और जब उसका मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से ऊपर जाएगा, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो प्रोटीन क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स और द एमिनो एसिड्स। ठीक है। हाउएवर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड एंड द प्रोटीन इज नॉट वेरी शार्प। ठीक है, क्योंकि कई अलग अलग एमिनो एसिड रिपीट होते चले जाते हैं और वो आपस में प्रोटीन बनाते हैं। जैसे कि इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड्स हमारे पास है, बाय द कॉम्बिनेशन प्रोटीन बन रहा है। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ते हैं हम लोग। हमने प्रोटीन पढ़ लिया कि कैसे बन रहा है, तो फर्दर क्लासिफाई करते हैं उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। तो जब हम मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे प्रोटीन को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा ग्लोबुलर है। तो व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड द हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, किससे बॉन्ड बना रहा है, अगर पैरेलल पेप्टाइड चेन एक दूसरे से पैरेलल आ रही है और हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ रही है, द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे। सच प्रोटीन आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। सच सम कॉमन एग्जांपल आर केराटिन प्रेजेंट इन हेयर, वूल एंड सिल्क एंड द मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स। तो पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल आके अरेंज हो जा रही है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते चली जा रही है और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। दे आर बॉन्डेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। इंसॉल्युबल है वाटर में, और एग्जांपल आपको पता ही चल गया क्या होते हैं यहाँ पे। दूसरा हमारे पास है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दूसरा क्या है हमारे पास, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। द स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द कंटेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइलिंग अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। अब पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे हो रही, अभी तो हमने कहा था पैरेलल चेन है तो वो फाइब्रस बना रहा है। अब यही अगर कॉइल कर जाते एक दूसरे के साथ, कॉइलिंग चेक हो रही है इसमें, तो ये क्या बनाएगा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन बनाएगा स्फेरिकल शेप में। दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। इंसुलिन एंड द एल्बुमिन आर द कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद ये था। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल। हम प्रोटीन के शेप को, स्ट्रक्चर को 4 अलग अलग लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड द क्वाटरनरी, ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन। तो अगर हम एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करें, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। फिर कौन सा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। फिर कौन सा है, टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन को देखो तो मे वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन हैज अमीनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक लीनियर चेन हमको मिलती है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अरेंज होते चले जाते हैं। दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड सेड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें कोई खासियत नहीं है। बट अगर हम इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को पढ़े तो मेनली हमको सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा वेरिएशंस हमको मिलते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर हम चले तो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू द शेप ऑफ विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप। पहला अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। प्रोटीन यहाँ पे 2 अलग अलग सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, 2 अलग स्ट्रक्चर शेप में मिल रहा है हमको। एक अल्फा हेलिकल फॉर्म में मिल रहा है, एक बीटा प्लेटेड शीट में मिल रहा है। दिस स्ट्रक्चर arises due to regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to the hydrogen bonding between CO and NH group of the peptide chain. Alpha helix is one of the most common way in which the polypeptide chain forms all possible hydrogen bond by twisting into a right hand screw with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the CO of an adjacent turn of the helix. अब अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में कहता है कि वो राइट हैंडेड स्क्रू के जैसे वो क्या होता है, फोल्ड होता चला जाता है।
अब ये राइट हैंड स्क्रू देखो यहाँ पे, अगर हम इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो ये राइट हैंड स्क्रू के जैसे क्या हो रहा है, फोल्ड होता चला जा रहा है। ये राइट हैंड स्क्रू के जैसे देखो फोल्ड होता चला जा रहा है। और यहाँ पे जो हर फोल्ड पे जो ग्रुप है ये CO और दूसरा का NOH आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। जितने डॉटेड लाइन है हाइड्रोजन बॉन्ड बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये फोल्डिंग कॉइलिंग होती चली जाती है। और यह जो फोल्ड है इस पे जो CO और NH आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इसको हम लोग अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर। दूसरा हमारे पास बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है। इसमें एमिनो एसिड की देखो एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन, चौथी चेन। ये एक चेन एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, स्ट्रेच आउट होती है। और जो अपर चेन है नीचे के चेन के साथ क्या करती है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। तो अपर लेयर नीचे के लेयर के साथ, लोअर लेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होती है, बॉन्डेड होती है, स्ट्रेच आउट होती है, इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है। और ये इसका क्या कहलाता है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। और दूसरा हमारे पास क्या है, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. Further folding of the secondary structure, it gives rise to two major molecular shape, fibrous and the globular. The main force which stabilize the secondary and tertiary structure of protein are hydrogen bond, disulfide bond, van der Waals bond and the electrostatic force of attraction. तो टर्सरी स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि जो सेकेंडरी उसका और कॉइलिंग होगा, और ज़्यादा कॉइलिंग होने के बाद जब स्ट्रक्चर बनेगा तो वो टर्सरी होता है, और वो कहलाता है आपका ग्लोबुलर है ना, फाइब्रस, जो हमने पढ़ा। और मेनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, व्हाट इज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, और वो कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे कि प्रोटीन की चेन आपस में बॉन्डेड होती है। तो हमारे पास यहाँ पे 4